हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के फर्स्ट लेसन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन जाना हुआ टर्म है आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना। आपने क्लास 9th में पढ़ा था सॉल्यूशन, बस उसी का ब्रॉड फॉर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए टॉपिक पे फोकस करते हैं। चैप्टर का हेडिंग देंगे सॉल्यूशन। वेल नोन फैक्ट है, आपने पहले से जान रखा है। सॉल्यूशन को हम लोग जो डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन डिफाइन करने का जो बेस्ट वन मेथड है वो क्या है? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। लेट अस कंसीडर हियर a homogeneous mixture of solute and solvent is called solution. Is called solution. अब गौर करने की चीज है, यहाँ पे इस सॉल्यूशन में दो टर्म आपके सामने आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा होगा सॉल्यूट, सेकेंड टर्म है सॉल्वेंट। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक बीकर लिया, इस एक बीकर में पहले से हमने डाल दिया वाटर। क्या ले लिया? वाटर। अब यहाँ एक टीस्पून लेकर इस टीस्पून में हमने थोड़ा सा कॉमन साल्ट। कौन सा साल्ट? कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट, बिल्कुल सही पहचाना आपने, आपके घर का नमक। इस कॉमन साल्ट को आप जैसे ही ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद आप पाएंगे कि आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया, जिसको आप बोलते हैं साल्ट वाटर मिक्सचर। साल्ट वाटर मिक्सचर, या फिर आप इसको साल्ट सॉल्यूशन बुलाते हैं, साल्ट सॉल्यूशन। अब देखिए, अब यहां कॉमन साल्ट जो हमने लिया है, ये कॉमन साल्ट, यहां जो आपको कॉमन साल्ट दिख रहा है ये सॉल्यूट है, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। कुछ इस तरीके से देखते हैं, सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब यहां सॉल्यूट में आपने क्या लिया? साल्ट लिया। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। और ये क्या बना आपका? साल्ट वाटर सॉल्यूशन। अब यहां देखने से क्या पता चल रहा है? यहां देखने से पता यह चल रहा है कि सॉल्यूट, जिसको कि साल्ट लिया गया, यहां साल्ट का अमाउंट वाटर के रिलेटिवली क्या है? लेस है। तो आप एक चीज एज्यूम कर पा रहे हैं, लेस अमाउंट, एंड हियर वाटर इज रिलेटिवली लार्ज अमाउंट। अब एक टर्म आता है रिलेटिव। रिलेटिव टर्म इसलिए क्योंकि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, हम लोग दो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं फिलहाल। इस दो कंपोनेंट में से जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम हो उसे हम मानते हैं सॉल्यूट, और जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा हो उसे हम मानते हैं सॉल्वेंट। अब यहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के होमोजेनियस मिक्सचर से आपका बन के तैयार हो गया सॉल्यूशन। क्या तैयार हो गया? सॉल्यूशन तैयार हो गया। सॉल्यूशन तो आपने तैयार कर लिया, लेकिन अब एक बात आती है कि सॉल्यूट को आपने कहा लेस अमाउंट, सॉल्वेंट आपने कहा लार्ज अमाउंट, सही है। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें, अगर ये 10 है और ये 90 है, अगर ये 40 है, ये 60 है, अगर ये 50-50 हो जाए
क्या हो जाए, 50-50 हो जाए, तो फिर आप किसे सॉल्यूट लेंगे और किसे सॉल्वेंट लेंगे? अब एक डाउट आया, अच्छा है ना? तो ये जो डाउट है, इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं। डिफाइन करने का एक और भी तरीका है कि सॉल्यूशन जो बना, जो कि फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट तैयार हो रहा है, उसका फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट हमेशा सेम होता है, यानी कि इक्विवेलेंट होता है। तो अब आपको यहां देखना है, यहां आप देख सकते हैं कि अगर फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, अप्रोक्सीमेट का साइन हमने अप्रोक्सीमेट दिया है, बट एक्चुअली ये सेम होता है। तो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इक्वल हो जाएगा आपके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम होता है। तो अब जो 50-50% वाला जो कंडीशन था, उस कंडीशन में भी आप देख पा रहे हैं कि वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है और आपका साल्ट वाटर सॉल्यूशन ये भी लिक्विड स्टेट में है। तो इस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट हियर। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का टर्म क्लियर है। डिफाइन करने के लिए आप बोल सकते हैं a part of solution which present in relatively less amount is called solute. A part of solution which present in relatively more amount, large amount is called solvent. And overall homogeneous mixture is solution. थोड़े से फ्लैशबैक में चलते हैं क्लास 9 की ओर। आपने पढ़ा था होमोजीनियस टर्म। देखिए बार बार एक टर्म हमारा आ रहा है सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में, होमोजीनियस। अब इस होमोजीनियस को थोड़ा सा यहीं पे देखें, होमो होमो कहे तो सेम, एंड जीनियस दैट इज कंपोजिशन, कंपोजिशन दैट इज यार सेम कहने का सेंस ये आता है कि ये यूनिफॉर्म को शो कर रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब ऐसे देखते हैं, सुगर सुगर सॉरी यहां हमने सॉल्ट दिया है, सॉल्ट, ये सॉल्ट जो कि आपको किस स्टेट में दिख रहा था, सॉलिड स्टेट। कौन सा स्टेट, सॉलिड स्टेट। अब इस सॉलिड स्टेट के कॉमन सॉल्ट को आपने डिसॉल्व कराया किसमें, वाटर में। वाटर कैसा है, लिक्विड स्टेट। डिसॉल्व करने के बाद जब आपने स्टार किया, आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ। इस सॉल्यूशन में आप देख पा रहे हैं जो साल्ट वाटर सॉल्यूशन बना, इस साल्ट वाटर सॉल्यूशन में साल्ट आपका कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है और यहां आपको साल्ट इनविजिबल है। साल्ट क्या है, इनविजिबल। अब जब इनविजिबल है दैट इज साल्ट तो आपको दिख नहीं रहा है। अब जब नहीं दिख रहा है तो ये क्लियर हो गया होगा कि साल्ट वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद क्या बना रहा है, यहां दोनों का कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, एक जैसा कंपोजिशन हो गया, दैट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन दैट इज द टर्म होमोजेनियस। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूनिफॉर्म कंपोजिशन का जो टर्म है वो ही क्या है, आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बेसिक टर्म को जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे वो सारे टर्म आपके नॉर्मली बोर्ड पे दिख रहे हैं। अगर कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे, कॉपी करिए। आई थिंक कॉपी कर लिए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं।
करें कि सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होना मस्ट है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होना मस्ट है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट एक ही हो। सही पहचान रहे हैं? सॉल्यूट एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। इस बेस पर अगर हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना चाहें तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ये आपका सॉल्यूशन बना। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि दो कंपोनेंट तो चाहिए, दो कंपोनेंट तो हर हाल में चाहिए, इसलिए फर्स्ट इज बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। सेकेंड इज टर्नरी सॉल्यूशन, ternary solution. The next one is quaternary, quaternary solution and so on. देखिए so on हमने क्यों लिखा? जैसे बाइनरी सॉल्यूशन आपने दो की बात की, सोचिए कि आपने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वाटर लिया, ये वाटर एज अ सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट है आपका। अब आपने इसमें सबसे पहले क्या मिलाया, सॉल्ट। अब कितने कंपोनेंट हुए, सॉल्ट एंड वाटर, दो कंपोनेंट, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। कितने कंपोनेंट्स, टू। अगर हम सॉल्ट के अलावे थोड़ा सा शुगर मिला दे, यानी कि अब नमक के साथ साथ चीनी मिला दे। अब अगर हमने शुगर मिला दिया, शुगर भी है, सॉल्ट भी है, शुगर भी है और सॉल्ट भी है, अब इसे मिला रहे हैं, तो अब शुगर, सॉल्ट एंड वाटर, यहां कितने कंपोनेंट्स, तीन हो गए, इसलिए ये हो गया आपका टर्नरी सॉल्यूशन। एंड सिमिलरली अगर आपने आगे की बात सोची, चलिए थोड़ा सा और चेंज करते हैं, शुगर है, सॉल्ट है, और आपने एक और सॉल्युबल टर्म यानी कि सॉल्युबल कंपोनेंट ग्लूकोज, ग्लूकोज, चलिए आपने ग्लूकोज मिला दिया। अब गौर करिए, शुगर, सॉल्ट, ग्लूकोज, 1 2 3 एंड हियर वाटर, ओवरऑल 4। इस तरीके से सारे कंपोनेंट्स कितने हो गए, 4। अब ये जो चार कंपोनेंट्स हो गए, इस चार कंपोनेंट के बेस पर आप देख सकते हैं दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्यूशन। एंड सिमिलरली शोन, कितने भी हो सकते हैं, बट इस चैप्टर में, ओवरऑल चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि जिस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स की बात होगी, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, सिर्फ उस पे फोकस करना है, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन के बेस पर होल चैप्टर है। चलिए अब बाइनरी सॉल्यूशन तो आ गए हम लोग कि बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, लेकिन जरा फोकस करके सोचिए कि मैटर के कितने फिजिकल स्टेट्स हैं। मैटर के 3, होता तो 5 है, लेकिन नॉर्मली जो इन प्रैक्टिस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन बनाना चाहें तो कितने तरह के बाइनरी सॉल्यूशन हो सकते हैं, सोचा है आपने? बिल्कुल, बाइनरी सॉल्यूशन अगर आप बनाते हैं तो ओवरऑल 9 तरह के बाइनरी सॉल्यूशन आप तैयार कर सकते हैं। चलिए फोकस करते हैं। ध्यान देंगे, बोर्ड पे एक चार्ट है, इस चार्ट को आपको नोट भी करना है। ध्यान दें, सॉल्यूट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अब अगर आपने सॉल्यूट में सॉलिड लिया, सॉल्यूट में आपने क्या लिया है,
सॉलिड लिया है। तो अब सॉल्वेंट में एक बार आप ले सकते हैं सॉलिड, दूसरी बार लिक्विड, तीसरी बार गैस। सिमिलरली अगर आपने सॉल्यूट को क्या लिया है, लिक्विड लिया है, तो एक बार आप सॉल्वेंट ले सकते हैं सॉलिड, दूसरी बार लिक्विड, तीसरी बार गैस। उसी तरीके से अगर गैस, तो फिर आप क्या क्या ले सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आप देख रहे हैं यहां बाइनरी सॉल्यूशन, बोर्ड पे फोकस करेंगे जरा, ध्यान से देखिए। बाइनरी सॉल्यूशन जो कि सॉलिड और सॉलिड या फिर अनदर के साथ मिक्सअप करके आप बना पा रहे हैं, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन ही है। ओवरऑल क्या है ये, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, इस बाइनरी सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स को हम लोग फोकस कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि अगर सॉलिड में सॉलिड की बात आ रही है, सॉलिड में सॉलिड, सोच रहे होंगे सॉल्यूशन, अरे भाई सॉल्यूशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ लिक्विड ही होना चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, कम से कम दो कंपोनेंट्स को मिला होना चाहिए। अब गौर करिए कि जो हमारा गोल्ड है, सोचिए गोल्ड, गोल्ड जो कि 24 कैरेट गोल्ड है, 100% प्योर गोल्ड, आप 24 कैरेट गोल्ड को लेते हैं, क्या 24 कैरेट गोल्ड से बनी हुई कोई भी ज्वेलरी आप खरीद पाते हैं मार्केट से? नहीं ना, बिल्कुल। तो 22 कैरेट गोल्ड जिसको कि आप परचेज कर पा रहे हैं, दैट मींस कि 2% वहां पे जो 2 कैरेट है वो मिलावट है, तो वो मिलावट इस तरीके से की गई है कि वो यूनिफॉर्म दिखे। तो गोल्ड भी अपने आप में क्या है, एलॉय है, तो गोल्ड एलॉय आपका सॉलिड इनटू सॉलिड के लिए बेहतर एग्जांपल है। आप देख सकते हैं आयरन बार जो कि काफी सॉफ्ट है, उसको हार्ड बनाने के लिए, रिजिड बनाने के लिए थोड़े से उसमें कार्बन कंटेंट मिलाते हैं। तो ये जो भी मेटल एलॉयज हैं, क्या है, मेटल एलॉय, metal alloys that all are solid in solid. Now solid into liquid बहुत सिंपल सा केस है, solid into liquid आपने अभी मिलाया है, जैसे कि salt water solution, salt water solution solid into liquid है। अब solid into gas, अब आप सोचिए कि अगर सूट पार्टिकल्स की बात करते हैं, solid into gas है। अब अगर सूट पार्टिकल्स है, डस्ट है, ये डस्ट पार्टिकल दिन भर स्प्रेड कर रहा है, आपके एटमॉस्फेयर में फैल रहा है, तो एटमॉस्फेयर में जाकर ये स्प्रेड किया, ये क्या है, सॉलिड इनटू गैस, यानी कि आप कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। अब एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट कर रहा है, दैट इज इस तरीके से। चलिए लिक्विड एंड सॉलिड की बात करते हैं। कोई लिक्विड कंपोनेंट है जिसको कि सॉलिड में डालना है। अब आप सोच सकते हैं कि लिक्विड कंपोनेंट को सॉलिड में डालने की बात आ गई, कौन सा लिक्विड है भाई, लिक्विड उल्टा सॉलिड में कैसे जाएगा? देखिए आपने नाम सुना होगा मरकरी, क्या नाम सुना है आपने, मरकरी नाम सुना होगा। मरकरी जो कि आप देख रहे हैं Hg, इसको अगर किसी मेटल के साथ मिलाया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलम, एलम नॉट एलम, दैट इज हियर। मरकरी को जब किसी मेटल के साथ आप मिक्सअप करते हैं तो उसे अमलगम बोलते हैं, मिलता जुलता टर्म है एलम अमलगम, लेकिन एलम अलग टर्म है, वो तो फिर क्रिया हुई। अमलगम बोलते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ सोडियम अमलगम, लाइक सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, दैट इज द टर्म जिसमें कि लिक्विड जो है वो डिस्पर्स्ड हो गया, किसमें, सॉलिड में। चलिए अब लिक्विड इनटू लिक्विड तो बहुत सारे टर्म हैं, आप मिल्क वाटर कर सकते हैं, मिल्क प्लस वाटर, ये आपका लिक्विड इनटू लिक्विड का टर्म। लिक्विड इनटू गैस की बात कर ले तो लिक्विड को गैस में, अब आप जितने भी परफ्यूम को ले रहे हैं, स्प्रे करते हैं आप,
तो परफ्यूम जो आपने स्प्रे किया वो कहाँ गया? कोई जरूरी नहीं कि सबके सब जो है सो जमीन पे गिर जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। वेपर बन के वो वेपर में एटमॉस्फेयर में स्प्रेड कर गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आपका फॉग, फॉग देख रहे हैं आप, फॉग वो लिक्विड जो है वो सस्पेंडेड होता है एयर में। फॉग जो है उसमें क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, वो एयर पार्टिकल्स के साथ सस्पेंडेड है। तो यहाँ पे फॉग है, फॉग। इसके बाद आपका जो भी परफ्यूम जो कि स्प्रे कर रहे हैं आप, लिक्विड स्प्रे, आप कह सकते हैं कि लिक्विड स्प्रे इन एयर। अब एयर में जो आपने लिक्विड स्प्रे किया, दैट आल्सो हियर। चलिए गैस इन सॉलिड की बात करते हैं। अब गैस को सॉलिड में, अब कौन सा गैस है? अब देखिए, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजनेशन, 10th में थोड़ा सा पढ़ा होगा। हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए आपने क्या किया? निकल कैटलिस्ट लिया था या प्लैटिनम कैटलिस्ट या पैलेडियम। याद करें, निकल मेटल, पैलेडियम मेटल या प्लैटिनम मेटल। तो यहां आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस ऑन निकल मेटल, निकल मेटल के सरफेस पर आकर हाइड्रोजन का डिपॉजिट हो जाना, दैट इज हियर गैस इन सॉलिड। गैस जो है वो सॉलिड में डिसॉल्व हो गया। आप यहां इसके अलावा क्या दे सकते हैं? स्पॉन्ज दे सकते हैं, स्पॉन्ज है, ये स्पॉन्ज देख रहे हैं, ये सब भी आपका गैस किस में डिसॉल्व हो गया? सॉलिड में। चलिए अब गैस इन लिक्विड की बात करते हैं कि गैस जो है वो लिक्विड में। अब जैसे देखिए, आप फोम की बात करते हैं, फोम, लिक्विड फोम की बात करते हैं। कौन सा फोम? लिक्विड फोम। साबुन, अब साबुन को आपने जब हाथ पे शेक किया इस तरीके से, तो हैंड शेक करने के बाद, मतलब यहाँ पे शेक कर रहे हैं, रबिंग के बाद क्या देखते हैं? फ्रोथ बनता है, झाग बनता है। तो झाग कब बनता है? जब उस लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में गैस क्या हो जाए? इंट्रैक्ट होता चला जाए, फंसता चला जाए। तो इस तरीके से। चलिए लास्टली गैस इनटू गैस देखते हैं। तो अब चूंकि एक कंपोनेंट को कम होना है, एक को ज्यादा होना है, तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सही समझा आपने। ऑक्सीजन गैस जो कि एटमॉस्फेयर में, इस एयर में लेस है, दैट इज बिल्कुल। तो नाइट्रोजन जो कि 78% है, उसके रिलेटिवली ऑक्सीजन आपका क्या है? लेस है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन गैस इन नाइट्रोजन गैस कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन एयर, दैट इज। चलिए 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से आप नोट करेंगे। आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने, बहुत अच्छा। अब हम अगले टॉपिक की बात करें। ये जो भी टर्म्स आप देख रहे हैं, ये सारे टर्म्स में एक टर्म आता है कॉन्सेंट्रेशन, एक टर्म है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखने का व्यू जो है वो समझते हैं। कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है, इससे ये पता चल रहा है कि किसी पार्टिकुलर गिवन अमाउंट जो सॉल्यूशन का है उसमें कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब सोचिए कि आपने एक गिलास लिया, एक गिलास पानी में आपने 2 चम्मच चीनी डाल दिया। अब एक जग में भी 2 चम्मच चीनी डाल दिया। तो भाई सॉल्यूट तो उतना ही है, आपने 2 चम्मच चीनी लिया है दोनों जगह। तो दोनों जगह जो आपने लिया है, तो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड कर रहा है इसी टर्म को लेकर, जिसके बेस पर हम 2-3 छोटे छोटे टर्म्स को समझते हैं, फिर कॉन्सेंट्रेशन के डिटेल स्टडी पे चलेंगे।
जल्दी से समझते हैं। चलिए, एक टर्म है आपका, सबसे पहले सॉल्यूशन में ही सबसे पहले एक टर्म है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड टर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। aqueous solution, non-aqueous solution। non-aqueous solution। देखिए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता यूं है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें, अगर हम डिफाइन करने की बात करते हैं तो ऐसे डिफाइन करते हैं, those solution in which more and more amount of solute can be dissolved without heating। that is, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप बिना गर्म किए हुए उसमें अधिक से अधिक सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कराए जा रहे हैं और वो होता जा रहा है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। लेकिन एक टाइम आएगा कि पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वो घुलना बंद कर देगा। तो जब अनसैचुरेटेड आपने समझ लिया कि पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जब मोर एंड मोर सॉल्यूट डिसॉल्व होता जा रहा है, तो अनसैचुरेटेड जब उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद कर दे, देन इज कॉल्ड सैचुरेटेड। यानी कि यहां जो डिसॉल्व होने की बात आ रही थी, डिसॉल्व होने की जो बात आ रही थी, किसके डिसॉल्व होने की बात आ रही थी? सॉल्यूट के डिसॉल्व होने की बात आ रही थी। अब डिसॉल्व होना बंद कर दे तो सैचुरेटेड। जब तक सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा था तब तक के कंडीशन को क्या बोल रहे थे? तब तक अनसैचुरेटेड। अब एक बात आती है अलग से, जो इस दोनों के अलावे है, कि जैसे ही आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर दिया, तो वो फिर से क्या बन गया? अनसैचुरेटेड। यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे और घुलना शुरू हो जाएगा। चीनी की चाशनी बनाकर देखिए, जैसे ही चीनी की चाशनी बनाते हैं, आप गर्म करते हैं, फिर चीनी घुलना शुरू, और गर्म करते हैं और चीनी घुलना शुरू। फिर भी एक टाइम ऐसा आएगा कि गर्म करने के बाद जब वो घुलना शुरू किया है, लेकिन आफ्टर हीटिंग गर्म करने के बाद भी अगर वो घुलना बंद कर दे, देन दैट कंडीशन इज ऑल्सो a special term called super saturated solution। तीन टर्म आपने अभी तक समझा है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। एक बार फोकस कर लेते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। जस्ट लाइक कि वो भूखा है, खाया जा रहा है, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक टाइम आएगा कि उसके खाने की रफ्तार कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी भाई? पेट भर गया, कितना खाएंगे? तो दैट इज सैचुरेटेड कंडीशन। यानी कि अब वो सॉल्यूशन कैसा हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब पेट तो भर गया। अब इसी समय अगर कुछ स्पेशल समथिंग मार्केट से आपके कोई रिलेटिव आ गए, रसमाद्री ले आए आपके लिए, लीजिए, अब आप रसमाद्री छोड़ देंगे? नहीं ना, बिल्कुल। सिमिलरली जैसे ही आपने हीट किया, हीट करने पे वो सैचुरेटेड से क्या बना? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब उसमें घुलने की कैपेसिटी फिर से आ गई, घुलाने की कैपेसिटी आ गई। अब वो फिर से घुलाने लगा, अब फिर से सॉल्यूट घुला रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा कि गर्म करने के बावजूद घुलना बंद कर देगा। जैसे ही घुलना बंद करेगा तो वो कंडीशन कहलाएगा आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एनी डाउट? क्लियर है? चलिए, अब एक टर्म एक्वस सॉल्यूशन।
सॉल्वेंट के तौर पे अगर हम लोग देखें, सॉल्वेंट में अगर वाटर यूज किया जा रहा है तब उस सॉल्यूशन को बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। और अगर एज अ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट के लिए सॉल्वेंट अगर अदर देन वाटर हो, अदर देन वाटर, अगर पानी के अलावे की बात हो, अदर देन वाटर अगर सॉल्वेंट लेते हैं तो वो है हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जो कि सॉल्यूशन से है। ये सॉल्यूशन के बेसिक नीड की बात कर ले, स्टार्टिंग में सॉल्यूशन जो टर्म है उससे रिलेटेड टर्म्स है, जिसमें बहुत सारा मिलता जुलता टर्म ऐसा रहा होगा जो आपको लग रहा होगा कि आप पहले से जानते हैं, लेकिन इन सारे टर्म को थोड़ा सा रिफ्रेश करना जरूरी था। अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे जहां हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आप पढ़ेंगे मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, सो ऑन। आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाय।